हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है वो क्लास 10th में फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होता है और इस चैप्टर से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यूजुअली ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन आज हम इस चैप्टर को न्यूमेरिकल्स के साथ एनिमेशन में काफ़ी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि किसी भी मटेरियल या कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है चार्ज की। तो अब हम समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि चार्ज जो है वो मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है। और ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है। और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जबकि अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक का मतलब होता है सेम चार्जेस, यानी कि एक जैसे चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस। और अनलाइक का मतलब होता है अपोजिट चार्जेस, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहीं पर जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसे कि कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी कैपिटल क्यू दिखता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है। तो जब चार्ज की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की या फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वहीं पर एक प्रोटॉन में चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद हमें देखना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो Q = Ne, जिसमें Q है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पर N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर Q हो जाएगा 1, क्योंकि हमें एक कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ जाएंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलम चार्ज के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो चार्ज होता है उसके बेसिस पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इस क्लास में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को यहाँ पर भी देखेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें जो चार्ज होता है वो फ्लो नहीं करता है, वो एक जगह पर इकट्ठा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्लास्टिक की स्केल को अपने बालों से रब करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो चार्ज होता है वो स्केल के उसी हिस्से पर रहता है जो हिस्सा रफ होता है बालों में। चार्ज पूरे स्केल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो नहीं करता है। वहीं पर दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें एक मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो है वो सिस्टमेटिक वे में फ्लो करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। I = होता है Q/T। यहाँ पर Q है चार्ज, T है टाइम। और बात करें इसकी SI यूनिट की तो वो होती है एम्पियर, जिसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो करंट है इसको जनरली दो और छोटी यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जिसमें कि पहली है मिली एम्पियर, जिसको MA से डिनोट किया जाता है, और 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। और दूसरी है माइक्रो एम्पियर, जिसको कि इस तरह से डिनोट किया जाता है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। और ये जो करंट होता है इसे मेजर किया जाता है एमीटर से। तो ये जो एमीटर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो आपको दिख रहा है वो है एमीटर का सिंबल। और एमीटर के बारे में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पहला है इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, यानी कि एमीटर में रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी आगे इसी चैप्टर में करेंगे। और दूसरा पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है।
तो इलेक्ट्रिक करंट के ट्रांसमिट होने का जो पाथ होता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को। तो ये जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें कि करंट हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया है 10 मिनट। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक कॉमन बात जो मैं आपको हर फिजिक्स के लेक्चर में कहता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो आपको हर एक गिवन यूनिट्स को उसकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके लिख लेना है। तो हमें गिवन है करंट 0.5 एम्पियर और टाइम 10 मिनट्स, जिसे कि हम उसकी एसआई यूनिट जो कि होती है सेकंड उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा टाइम हो जाएगा 600 सेकंड। हमें यहाँ पर चार्ज को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू IT। तो हम इस फॉर्मूले में करंट और टाइम की वैल्यूज को रख देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 कूलम चार्ज। इसके बाद हमें समझना है अगले टॉपिक को, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारा मेटालिक वायर या कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पेशल डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो उसे करंट कहा जाता है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती, ये रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अगर हमें इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को सेम डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि हमारे पास 2 बीकर हैं और ये दोनों एक पाइप से कनेक्टेड हैं। तो अब आप ये अज्यूम करिए कि इन दोनों बीकर में सेम लेवल वाटर है। तो इस कंडीशन में जो वाटर है वो फ्लो नहीं करेगा एक बीकर से दूसरे बीकर में, क्योंकि दोनों बीकर में वाटर का जो लेवल है वो सेम है। इसी तरह से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरी सिचुएशन की, तो इसमें हम एक बीकर से वाटर को निकाल देंगे और उसका लेवल कम कर देंगे। तो इस कंडीशन में दोनों बीकर में जो वाटर का लेवल है वो अलग अलग हो जाएगा और उनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और जिस बीकर में वाटर का लेवल ज़्यादा है उससे वाटर फ्लो होकर उस बीकर में आ जाएगा जिसमें कि वाटर का लेवल कम है। ठीक इसी तरह से कंडक्टर के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है बैटरी को कनेक्ट करके। बैटरी के एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए कंडक्टर के सभी इलेक्ट्रॉन्स बैटरी में पॉजिटिव एंड पर पहुंच जाते हैं और कंडक्टर के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे कि पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कंसेप्चुअली डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो इट इज़ अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन किया जाता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज और इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो अब हम डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को। तो जब 1 जूल वर्क डन किया जाता है 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, तो उस कंडीशन के पोटेंशियल डिफरेंस को कंसीडर किया जाता है 1 वोल्ट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल और बैटरी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के थ्रू। वोल्ट मीटर क्या होता है ये अब हम देख लेते हैं। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। इसके बारे में 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है इट इज़ हाई रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। दूसरा है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। और तीसरा पॉइंट है कि वोल्ट मीटर में जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को। तो ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें चार्ज दिया है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। हमें इस न्यूमेरिकल में वर्क फाइंड करना है। तो जब हम इन वैल्यूज़ को इसके फॉर्मूले में रखेंगे जो कि है V इक्वल्स टू W/Q, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा 24 जूल। इसके बाद हमें समझना है सर्किट डायग्राम को। तो ये जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड हर एक कंपोनेंट को उसके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है लिस्ट सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट्स की उनके सिंबल्स के साथ। आगे हमें समझना है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है ओम्स लॉ। तो ये जो लॉ है वो बेसिकली रिलेशन शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, जो कि कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेटल और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि किसी मेटालिक वायर या कंडक्टर के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जो कि सर्किट से पास हो रहा होता है। इसके साथ इसमें एक कंडीशन और होती है कि जिस मेटालिक वायर या कंडक्टर से करंट पास हो रहा होता है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर V प्रोपोर्शनल टू I।
तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर आता है। तो यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा R। तो यहाँ पर हो जाएगा V = IR, जिसमें कि R है रेजिस्टेंस जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर इसके बाद हमें देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे करंट को, जिसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया गया है, और वाई एक्सिस पर ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसे V से रिप्रेजेंट किया गया है। तो V और I के बीच में यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, वो जो लाइन है वो बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी। तो अभी हमने एक टर्म के बारे में सुना है जो कि है रेजिस्टेंस, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब हमें उसी R या रेजिस्टेंस के बारे में समझना है। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। मतलब कि ये कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे ये चार्ज के फ्लो को रजिस्ट या अपोज करती है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, और ओम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमें देखना है रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक डिवाइस को, जो कि है रियोस्टेट। तो जो रियोस्टेट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और बात करें इसकी डेफिनेशन की तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि करंट को कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस को वेरी करके या चेंज करके। इसके बाद हमें डिफाइन करना है 1 ओम को। तो जब किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट और करंट वहाँ से पास हो रहा होता है 1 एम्पियर, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 ओम। इसके बाद हमें देखना है उन फैक्टर्स को जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो मोस्टली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कि पहला है लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड होता है, यानी कि किसी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसके बाद है दूसरा फैक्टर जो कि है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तब रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है तब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके बाद तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के नेचर पर काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कि जो सिल्वर होता है उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, उसमें से करंट काफ़ी अच्छे से फ्लो होता है। वहीं पर जो आयरन होता है उसमें रेजिस्टेंस सिल्वर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तीसरे फैक्टर से पहले हमने रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर के बारे में पढ़ा था, जिन्हें हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, R proportional to L एंड R inversely proportional to A। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं R proportional to L upon A। तो हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर आता है। जब यहाँ से ये साइन हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि है रो, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ से R इक्वल्स टू हो जाएगा रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ एरिया के साथ एक तीसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है जो कि है रो, और ये रो होता है रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल का नेचर होता है। तो अब आपकी ये समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस नेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो इसके बाद हमें समझना है नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में, यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में। तो इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है। इसका सिंबल होता है रो, जिसके बारे में अभी आपने देखा है। अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की तो वो हम रो के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रो इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम, और एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप एग्ज़ाम में या कहीं भी किसी की भी ऐसा यूनिट भूल गए हैं तो आप उसे उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने निकाली है। तो अब हमें देखना है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो इसमें पहली है इट इज़ कॉन्स्टेंट, यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। इसके बाद है रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉयज इज 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर। मतलब कि मेटल्स और अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि मेटल्स और अलॉयज की रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, इसीलिए चार्ज को काफ़ी आसानी से फ्लो करते हैं और ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। इसके बाद रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स और इंसुलेटर इज 10 to the power 12 to 10 to the power ओम मीटर।
मतलब कि नॉन मेटल्स और इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लाई करती है 10 टू दी पावर 12 टू 10 टू दी पावर 17 ओम मीटर के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी होती है 10 टू दी पावर 12 टू 10 टू दी पावर 17 ओम मीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद है कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। तो अभी आपने पहले पॉइंट में पढ़ा है कि मेटल और अलॉयज़ की रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं। इसके बाद हमें देखना है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल देख रहे हैं ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200। तो हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं V=IR वाले फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा करंट आ जाएगा 0.18 एम्पियर। और इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में भी सेम चीज़ पूछी गई है, बस वैल्यूज़ अलग है। तो आप उसे भी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है अगला न्यूमेरिकल जो कि है एग्जाम्पल नंबर 12.4। तो इस क्वेश्चन में हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट और वो करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाएगा तब करंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करके रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 150 ओम। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस हमें पता है 150 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस का भी पता है 120 वोल्ट। तो हमें करंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ भी ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा करंट आ जाएगा 8 एम्पियर, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाएगा तब 8 एम्पियर करंट विड्रॉ होगा। तो अब हम इन टॉपिक्स पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो ये है आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.6, जिसमें एक मटेरियल दिया है जिसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो हमें उसी सेम मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड करना है जब उसकी लेंथ आधी हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर एक्चुअल में ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हम दोनों कंडीशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। आपको एक बात याद रखनी है कि आप जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो आप फॉर्मूले को अच्छी तरह से ध्यान रखें कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी R1 = ρ × L/A = 4 ओम। अब दूसरे वायर के लिए इक्वेशन, तो यहाँ पर लेंथ आधी हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी R2 = ρ × L ½/2A = 1/4 ρ × L/A। तो अब आप इस इक्वेशन में ρ × L/A वाले पार्ट को देखिए। इसकी वैल्यू हमें पहले इक्वेशन में दी हुई है 4 एम्पियर। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपकी दूसरी वायर का रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। तो अब आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बैक करके एक बार और देखें, जिससे आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म को, जो कि है रजिस्टर। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट्स और रेगुलेट्स द इलेक्ट्रिक करंट, और रजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू ईजीली। मतलब कि रजिस्टर ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट कर दें, यानी कि अपने आप में से लिमिटेड करंट को पास होने दें, उन्हें रजिस्टर कहा जाता है। या फिर अगर हम दूसरी तरह से कहें तो रेजिस्टेंस वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल फैन, बल्ब, टीवी ETC। तो अभी हमने जिन रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है, अगर हम इन्हें एक लाइन या सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तब रेजिस्टेंस क्या होगा, ये अब हम देखते हैं। तो आप इस सर्किट डायग्राम को देखिए। इसमें 3 रजिस्टर्स जो कि सीरीज़ या लाइन में कनेक्ट हैं, इन्हें R1, R2 और R3 से रिप्रेजेंट किया गया है और उसमें एक बैटरी और एमीटर भी कनेक्टेड हैं। तो हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है, इसीलिए करंट की डायरेक्शन ये दिखाई गई है। तो जो ये बैटरी है वो इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो करेगा। तो अब आप इस सर्किट को देखिए। करंट के लिए इस सर्किट में एक ही रास्ता है, ये वाला, यानी कि करंट इस सर्किट में सेम रहेगा। अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो कुछ वोल्टेज फर्स्ट रजिस्टर यूज करेगा, कुछ सेकंड रजिस्टर और कुछ वोल्टेज थर्ड रजिस्टर यूज करेगा। तो यहाँ से हर एक जो रजिस्टर है उसके लिए वोल्टेज अलग होगा। तो R1 रजिस्टर के लिए वोल्टेज हो जाएगा V1, R2 के लिए V2 और R3 रजिस्टर के लिए वोल्टेज हो जाएगा V3। तो हम जानते हैं V = होता है IR।
तो हम V1 को लिख सकते हैं IR1। करंट यहाँ पर तीनों रजिस्टर में सेम रहेगा। ऐसे ही V2 हो जाएगा IR2 और V3 इक्वल्स टू हो जाएगा IR3। तो अब हमें यहाँ पर पता करना है कि रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करने पर टोटल रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो इसके लिए हम रेजिस्टेंस के तीनों रजिस्टर की इक्वेशन को जोड़कर टोटल रेजिस्टेंस के आगे लिख देंगे। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब हम आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I को हम तीनों इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं IR इक्वल्स टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस I3। तो यहाँ से I से जो ये I है वो कट जाएगा और रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए अब हम देखते हैं रजिस्टर इन सीरीज पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को। तो ये जो आप न्यूमेरिकल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है NCERT का एग्जाम्पल नंबर 12.7। तो इस इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम और कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम और एक बैटरी दी हुई है 6 वोल्ट। इस पूरे न्यूमेरिकल में 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जिसमें कि पहले क्वेश्चन में हमें पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हम टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सिंपल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 24 ओम। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टोटल करंट इस सर्किट का। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला है 24 ओम। तो हम सिंपल ओम्स लॉ लगाकर यहाँ पर करंट फाइंड कर लेंगे। तो V इक्वल्स टू होता है IR। तो यहाँ से I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। तो V है 6 वोल्ट और R है 24 ओम। तो यहाँ से हमारा करंट आ जाएगा 0.25 एम्पियर। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इलेक्ट्रिक लैंप का और करंट का। तो अभी हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो पूरे सर्किट का कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लैंप और कंडक्टर के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमें इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे लैंप के पोटेंशियल डिफरेंस को। तो लैंप का रेजिस्टेंस हमें दिया है 20 ओम और करंट यहाँ पर सेम है। तो जब V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमारे लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 5 वोल्ट। तो ऐसे ही जब हम इन वैल्यूज़ को कंडक्टर में पुट करेंगे तो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 1 वोल्ट। इसके बाद हमें देखना है रजिस्टर इन पैरेलल, यानी कि जब रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सर्किट डायग्राम जिसमें रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं कुछ इस तरह से। ये है पहला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का है R2 और तीसरे का है R3। इनको यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर का यूज किया है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। और रजिस्टर्स के वोल्टेज को मापने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर का यूज किया है जो कि रजिस्टर्स के पैरेलल में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सर्किट के अंदर जो भी ये वायर्स हैं इनमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही करंट यहाँ पर पहुँचेगा कुछ करंट यहाँ पर इस रजिस्टर में फ्लो होगा, कुछ इसमें और कुछ इस वाले में। तो यहाँ पर इन तीनों रजिस्टर्स में जो करंट है वो अलग अलग होगा, वहीं पर जो वोल्टेज है वो सेम होगा क्योंकि हमने वोल्टेज को रजिस्टर के पैरेलली कनेक्ट किया है। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर जो करंट है वो सेम नहीं है, तो हमें यहाँ से I करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। तो ऐसे ही हम तीनों रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसमें कि वोल्टेज सेम है। तो पहले रजिस्टर के लिए करंट हो जाएगा I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, दूसरे के लिए I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 और तीसरे के लिए I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। तो हम करंट को फाइंड करने के लिए टोटल करंट को रजिस्टर्स के करंट के सामने लिख देंगे। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो I की वैल्यू है V अपॉन R, ऐसे ही हम I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ को रख देंगे। तो जब हम इन वैल्यूज़ को रख देंगे तो V अपॉन R इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इक्वल होगा इन तीनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के। तो हमने अभी रजिस्टर्स को दो तरह से कंबाइन किया, पहले सीरीज में और अब पैरेलल में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है और इस कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इन तीनों या जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए होते हैं उनके सम के बराबर होता है। वहीं पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है और उसमें टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इन तीनों रेजिस्टेंस या जितने भी गिवन रेजिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं रजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल में कब कनेक्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करें सीरीज की
तो सीरीज में कनेक्ट करने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो हम दिवाली में जो लाइटिंग वगैरह यूज़ करते हैं या लड़ियाँ या जिन्हें झल्लर भी बोला जाता है, तो उनमें जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। वहीं पर जो बल्ब फैन वगैरह होते हैं उनमें रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो अभी हमने रजिस्टर्स इन सीरीज पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होगा रजिस्टर इन पैरेलल के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.8। इसमें 3 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं और उनका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इस न्यूमेरिकल में भी हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें करंट फाइंड करना है हर एक रजिस्टर का। तो जब हम इन तीनों रजिस्टर में ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमारा करंट आ जाएगा I1 = 2.4/A, I2 = 1.2A और I3 आ जाएगा 0.4 एम्पियर। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे टोटल करंट पूछा गया है, तो इसके लिए हम पूरे करंट को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। और तीसरे क्वेश्चन में हमसे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम। तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, वहीं पर पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस कम होता है तो ये अच्छा होता है करंट के फ्लो के लिए, यानी कि जब करंट पैरेलल रेजिस्टर में फ्लो करेगा तो वो इजीली फ्लो करेगा। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ एडवांटेज होते हैं जिन्हें अब हमें देखना है। तो एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें पहला है इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क। यानी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर फेल हो जाता है या खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट आगे पास नहीं होता। जैसे कि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर इसमें ये रजिस्टर फेल हो गया तो करंट आगे पास नहीं होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट एक ही जगह से पास हो रहा होता है। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक रजिस्टर फेल हो जाता है तो करंट जो है वो इन अलग अलग रजिस्टर से पास हो जाता है और जो करंट है वो काम करता रहता है। सेकेंड एडवांटेज है डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट कलर, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, उन्हें अलग अलग करंट चाहिए होता है वर्क करने के लिए, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग रजिस्टर के लिए। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को मोस्ट ऑफ अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके तीसरे एडवांटेज की, तो वो है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन से। पैरेलल कॉम्बिनेशन के इन्हीं एडवांटेज से इसे ज़्यादा यूज किया जाता है हाउस होल्ड अप्लायंसेस में। इसके बाद हमें समझना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर लाइक हाई रेजिस्टेंस वायर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, जैसे कि हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो वो बाद में जो कंडक्टर है वो कुछ टाइम बाद गर्म होने लगता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसे कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम ये देखते हैं ये कंडक्टर या रजिस्टर हीट कैसे होते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये है कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई है, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये है बैटरी का पॉजिटिव एंड, यह है नेगेटिव एंड। तो जो कंडक्टर होता है इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब इस बैटरी से करंट पास होता है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंडक्टर्स के एटम से टकराएंगे और ये कोलोजन करेंगे, और इसी कोलोजन के कारण हीट जनरेट होती है। तो हीट जो है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है, और एनर्जी जो है वो बराबर होती है वर्क डन के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि हीट और वर्क डन यहाँ पर बराबर हैं। तो हमें ये याद रखना है कि वर्क और हीट सिमिलर हैं यहाँ पर। तो वर्क को W से और हीट को H से रिप्रेजेंट किया गया है। तो W और H जो है वो यहाँ पर सेम है। तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क की वैल्यू फाइंड की थी, तो हम यहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिख देंगे, V = W/Q। तो हम यहाँ पर W की जगह पर H लिख सकते हैं क्योंकि वो सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा V = H/Q।
और जब ये Q इधर आ जाएगा तो H इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू क्यू। तो आपको हीट का V इंटू क्यू वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम हीट के और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि Q है यहाँ पर चार्ज, और चार्ज इक्वल्स टू होता है करंट इंटू टाइम यानी कि IT। तो यहाँ पर हीट का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल्स टू VIT। तो हम यहाँ से हीट का एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं जिसमें हम B की वैल्यू को रख देंगे। तो V इक्वल्स टू होता है IR। तो हीट का एक और फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर हीट यहाँ पर एनर्जी है तो उसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल। इसके बाद हमें समझना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। तो ये कहता है व्हेन अ करंट फ्लोस इन द कंडक्टर देन अमाउंट ऑफ हीट जनरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। यानी कि जूल्स लॉ कहता है कि जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में तो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर की, रेजिस्टेंस की और टाइम की। तो हम इसे लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R एंड H प्रोपोर्शनल टू T। तो हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो कांस्टेंट आता है 1। तो H इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। और इस फॉर्मूले को अभी हमने ऊपर भी ड्राइव किया था। तो अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को। तो ये है NCERT एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हीट हमें दी हुई है 100 जूल, रेजिस्टेंस दिया है 4 एम्पियर और टाइम है 1 सेकेंड। हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें करंट को फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर हीट का फॉर्मूला लगाकर पहले करंट फाइंड कर लेंगे। तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। तो करंट हमें मिल गया है, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो हम सिंपली ओम्स लॉ यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो V इक्वल्स टू होता है IR। तो V इक्वल्स टू 5 इंटू 4। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 20 वोल्ट। इसके बाद हमें आगे समझना प्रैक्टिकल एप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीट जनरेट होती है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो कहाँ पर डिज़ायरेबल यानी कि फ़ायदे का होता है और कहाँ पर अनडिज़ायरेबल होता है। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डिज़ायरेबल होती है डिवाइसेस जैसे कि हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और बल्ब एटसेट्रा में। यानी कि इन डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है वो डिज़ायरेबल होता है, फ़ायदेमंद होता है। वहीं पर हीटिंग इफेक्ट अनडिज़ायरेबल होता है कुछ डिवाइसेस में जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा में, क्योंकि इन डिवाइसेस में हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो होती है, जिसकी वजह से कई बार ये डिवाइस ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट के अंदर ही हमें समझना है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो ये भी एक हीटिंग डिवाइस होता है जिसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन मेटल से मिलकर बना होता है। तो बल्ब में जो भी करंट आता है वो इसी मेटल पर आता है और करंट के कारण इस मेटल पर काफ़ी हीट पड़ती है और ये काफ़ी गर्म हो जाता है और ग्लो करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस मेटल पर इतनी हीट पड़ती है तो ये मेल्ट क्यों नहीं होता। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है जो कि 3380 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए हीट होने पर भी मेल्ट नहीं होता। और ये जो बल्ब होता है इसके अंदर नॉन रिएक्टिव गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन भरी होती है। इसके बाद हमें देखना है एक और डिवाइस को जो कि है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट या अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोककर शॉर्ट सर्किट के टाइम पर या ओवरलोडिंग के टाइम पर। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में 3 पॉइंट्स हैं जो हमें जानने हैं। पहला है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि ये जो फ्यूज़ होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है। और सीरीज़ में ये इसीलिए कनेक्ट होता है क्योंकि सीरीज़ में अगर एक कंपोनेंट काम नहीं करता है तो आगे वाले कंपोनेंट भी सही से काम नहीं करते हैं। और दूसरा है इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये जो फ्यूज़ होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फ्यूज़ को मेल्ट होना पड़ता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पर, इसीलिए फ्यूज़ बनाने के लिए उन्हीं मेटल्स को यूज़ किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। और तीसरा पॉइंट है द बायर ऑफ फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ अलॉयस और मेटल्स लाइक टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, यानी कि फ्यूज़ बनाने के लिए अलॉयस या फिर टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे मेटल का यूज़ होता है। और अलॉयस और ऐसे मेटल्स का यूज इसीलिए होता है क्योंकि इन मेटल्स और अलॉयस का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो अब हमें समझना है इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो पर यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसे इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है।
इसकी SI यूनिट होती है वाट, इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम पावर को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो P इक्वल्स टू E/T, क्योंकि पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से हम पावर के भी काफ़ी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हें। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो हीट के बराबर है, तो हम E की जगह पर H लिख सकते हैं। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा H/2। तो हमने अभी हीटिंग इफेक्ट में H की कुछ वैल्यूज़ को फाइंड किया था, जिन्हें अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो H इक्वल्स टू होता है VIT, तो हम H की जगह पर VIT रख देंगे। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला आ जाएगा P इक्वल्स टू V/I। तो अगर हम इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करें तो यहाँ से पावर के दो और फॉर्मूले आ जाएंगे। तो हम इस P इक्वल्स टू V/I वाले फॉर्मूले में V की वैल्यू रख देंगे। तो V इक्वल्स टू होता है IR, तो हम V की जगह पर IR लिख सकते हैं। तो यहाँ से P इक्वल्स टू हो जाएगा I²R। वहीं पर तीसरे फॉर्मूले के लिए हम ओम्स लॉ के हिसाब से I की वैल्यू रख देंगे। तो I इक्वल्स टू होता है V/R। तो जब हम I की वैल्यू को P इक्वल्स टू V/I वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो वो हो जाएगा V²/R। तो पावर की यूनिट होती है वाट, जो कि काफ़ी छोटी यूनिट होती है, और हम जो है वो प्रैक्टिकली पावर की बड़ी यूनिट किलोवाट को यूज़ करते हैं, जो कि 1000 वॉट्स के बराबर होती है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है पावर और टाइम का प्रोडक्ट। तो अब हमें देखना है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट यानी कि ऐसी यूनिट जिसका यूज़ हम कॉमनली करते हैं। तो हम पावर को जनरली किलोवाट और टाइम को हावर में मापते हैं, इसीलिए कमर्शियल यूनिट हो जाएगी किलोवाट हावर। तो अब हम देखते हैं 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है। तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो वो आता है 3.6 × 10⁶ वॉट सेकेंड। यहाँ पर हम कह सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। और अगर हम बात करें इसकी यूज की, तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो इसी पर बेस्ड होता है। जैसे कि हम बिल भरते हैं 1 यूनिट के हिसाब से, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ का मतलब है कि हम 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूज कर चुके हैं। तो अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड इस चैप्टर के आखिरी न्यूमेरिकल को। तो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर पावर फाइंड करना है। तो P इक्वल्स टू होता है V/I। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारी पावर आ जाएगी 110 वोल्ट। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।